बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राय अपनी अपनी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ आज हम करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के अहम दौरा चीन से। 5 रोज़ा दौरा चीन में कल वज़ीर आज़म की अपने हम मनसब और चीनी सदर से मुलाकातें हुई हैं, जिनके समरात आना शुरू हो गए हैं। इब्तदाई तौर पर अगर बात की जाए तो $6 बिलियन US का पैकेज दिया जा रहा है ताकि पाकिस्तान का जो IMF पर इन्हिसार है उसको मुमकिन तौर पर कम किया जा सके। साथ ही अगर हम मुआहदों और यादाश्तों की बात करें तो 15 नए मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए हैं, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, पुलिस है, इकॉनमी है और टेक्निकल डिपार्टमेंट में मुआहदे शामिल हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट में चीन के ताउन की भी यकीन दहानी सामने आई है। अब इसके बाद पाकिस्तान की मुआशी हालत और IMF की तरफ रायत में जो है वो रिलीफ की तमाम मुमकिन सूरत हाल पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे कि आसिया मलूना की रिहाई के अदालती फैसले पर जो मुल्क भर में सियासी और मजहबी तंजीमों की तरफ से 3 रोज़ा एहतजाज जारी रहा और बाद हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान जो मुज़ाकरात कामयाब हुए और फिर हालात जो है अब मामूल पर आ चुके हैं। अब जिस तरह से मामले को हल किया गया, आइंदा कभी भी इस तरह की सूरत हाल पेश आती है तो मुमकिन तौर पर हुकूमत का जो पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, मुमकिन इक़दाम क्या होने चाहिए, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी और तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान एक अजीम मजहबी स्कॉलर, आलिम दीन और तजुर्बाकार सियासतदान और एक अमन पसंद शख्सियत से महरूम हो गया। मौलाना समीउल हक को कातिलाना हमले में शहीद कर दिया गया। इस बड़े लॉस पर भी बात होगी। उससे पहले मैं अपने तमाम पैनल का तारुफ करवाना चाहूँगी। जनाब इरशाद अहमद साहब लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, सर आपको वेलकम करती हूँ। और फ़याज़ुल हसन चौहान साहब वज़ीर इत्तलात पंजाब है, सर आपको भी वेलकम करती हूँ। प्रोग्राम में मौजूद हैं एजाज धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। अयाज वज़ीर साहब भी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी। आरिफ हमीद भट्टी साहब भी डिस्कशन में हमारा साथ देंगे, सर आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब आपसे स्टार्ट करूँगी। सर, सऊदी अरब के बाद अब चाइना, जो कि हमारा करीबी दोस्त भी है, उसकी तरफ से जो ये पैकेज दिया जा रहा है और इसके अलावा मजीद ताउन की भी यकीन दहानी करवाई जा रही है, इसका मुल्की मईशत पर इम्पैक्ट। और इसके अलावा चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने एक बात को क्लियर कर दिया है कि CPEC के मुआहदों में इजाफा तो हो सकता है लेकिन कमी नहीं हो सकती और कोई रद्दो बदल भी नहीं किया गया है मुआहदे में, ये भी उनकी तरफ से क्लियर किया गया है। नाक़दीन का मुंह बंद करने के लिए बयान काफ़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नून लीग की क़यादत की तरफ से और नून लीग के कारकुनान और रहनुमाओं की तरफ से और कुछ PTI के जो मुखालिफ हैं, अपोजिशन के कुछ लीडरशिप, उन्होंने प्रोपोगेंडा किए रखा जब से हमारी हुकूमत कायम हुई कि शायद CPEC का प्रोजेक्ट जो है वो उसको कर्टेल कर दिया जाएगा, उसके रास्ते के अंदर रुकावट खड़ी की जाएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने उसको मजीद ऐसे तरीके से, मजीद सिंक्रोनाइज तरीके से और मजीद उसको स्ट्रीमलाइन किया है। सही। और इमरान खान साहब अभी जो गए हैं चाइना, वहाँ पे आपने खुद बताया कि तकरीबन $6 अरब का जो है वो पैकेज जो है वो मिला है, जिसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है या इमदाद है। कर्जा जो है वो इनमें से जो है वो कम है, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है ज़राअत के शोबे में, सनत के शोबे में और मुख्तलिफ शोबाजात में, या वो आपकी इमदाद है। और दूसरा ये है कि मजीद उसको CPEC के अंदर जनाब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया है। तो ये चीजें सारी साबित करती हैं कि वो लोग जो प्रोपोगेंडा किया करते थे उनका मुंह बंद हो गया। और खुद आपने चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट के हवाले से भी बता दिया कि ये मजीद बढ़ सकता है, ये कम नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो दौरा है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के माशी हालात को, पाकिस्तान के फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर करने के हवाले से इंशाल्लाह सूदमंद साबित होगा। ठीक है। आज धामरा साहब, मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म और उनकी काबीना जो स्टेप्स ले रही है मुल्की इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए, क्या समझते हैं दुरुस्त समत में जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? और अगर नहीं तो फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस क्रूशियल टाइम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, स्टेप दोनों साइड के हैं। पहली बात तो जो 100 दिन का इन्होंने खुद से एक पीरियड जो चुना था अपने लिए, तो हमने डे 1 से कहा था कि ये इनकी गलती है, क्योंकि इन्होंने खुद जो है वो 100 दिन का एक टारगेट अपने लिए रखा था और उम्मीद ये थी कि शायद इन्होंने बड़े होमवर्क के साथ ये 100 दिन का टारगेट, क्योंकि इन्होंने खुद रखा था, ना किसी अपोजिशन जमात ने इनको ये मशवरा दिया था, ना उनके कहने पे इन्होंने 100 दिन का। तो हम ये समझ रहे थे और कौम ये समझ रही थी कि शायद 100 दिन के अंदर इन्होंने गवर्नेंस के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, बाकी तमाम मामलात में इन्होंने अपने मास्टर्स बिठाए हुए हैं, उन्होंने होमवर्क किया और उन्होंने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें भी बड़े स्क्रीन लगा के ये कहते थे कि फलां
मिनिस्ट्री में हमने एक्सपर्ट बैठा के ये सारे मामला कर दिए और जब इलेक्शन हुई तो 100 दिन का आपको एक टारगेट नजर आया। अब 100 दिन के अंदर देखें, पहली बात यह है कि ये जो सऊदी अरब का हो या यूएई का भी आगे आ जाएगा दौरा प्राइम मिनिस्टर का या चाइना से, ये हमारे दोस्त ममालिक हैं और ये पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। और पाकिस्तान की अगर मदद पीटीआई के दौरे हुकूमत में होती है तो हमें खुशाइंदा उसको कहना चाहिए और वेलकम करना चाहिए, क्योंकि मेरे कायदीन की स्पीच जो है वो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे आपने देखी कि बहुत सारे इख्तलाफात के बावजूद जब पाकिस्तान का इंटरेस्ट सामने आता है तो हमारा मौक़िफ़ ये है। और हमने इनको कहा कि 100 दिन काफ़ी नहीं होते, 6 महीने का कम से कम आप टारगेट रखते। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टेप आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब उठा रहे हैं, स्टेप देखें ये भी उठा रहे हैं कि पहले तो इन्होंने कहा कि 3 महीने तक प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल टूर नहीं करेगा। बाद में इन्हें ख्याल आया कि नहीं जनाब, हमें बाहर जाना पड़ेगा और ये बाहर गए और सऊदी अरब से एक पैकेज मिला। अब चाइना भी गए। और दूसरी बात यह है कि अगर ये पैकेज भी लेने हैं आपको, IMF से भी बात करनी है आगे आपको, तो ये महंगाई किस बात की फिर कौम को तोहफा दिया जा रहा है महंगाई का? अगर आप ये रिपोर्टेड है मीडिया के अंदर सारी चीजें कि 4 महीने के अंदर इतनी महंगाई नहीं हुई लास्ट 4 मंथ की जितनी महंगाई अभी हो रही है। तो अगर ये महंगाई भी कंटिन्यूटी के साथ चलेगी, क्योंकि महंगाई का जिन ऐसा है कि एक बार जब वो बोतल से बाहर आ गया उसको वापस बोतल में बंद नहीं किया जा सकता। तो ये सारी एक्टिविटीज प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी जगह, मगर जो महंगाई का स्टेप ले रही है मौजूदा हुकूमत, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है आजिज साहब। अयाज वजीर साहब, इट्स ऑब्वियस कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इस वक्त मुश्किलात से दो चार है। ज़र मुबादला इतने कम है कि सिर्फ 2 माह की दरामदाती मुमकिन हो सकती हैं। ऐसे हालात में अगर IMF सख्त शराइत रखता है तो इमदाद देने वाले ममालिक जो हैं उनको भी तो यकीनन कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तो ये समझा जाए कि मज़ीद ताउन की यकीन दहानी जो है वो भी मशरूत होगी। देखिए, जो भी मदद किसी का करता है ज़ाहिर बात है उसके पीछे कुछ उस इमदाद देने वाले के भी इंटरेस्ट की बात होती है। IMF जब कर्ज़ा देता है वो अपने शराइत उनके होते हैं। ममालिक जो कर्ज़ा देते हैं, जैसे हमें सऊदी अरब से मिला है या भी हमारे दोस्त चीन से मिला है, उनके पीछे भी सऊदी और चीन का अपना भी इंटरेस्ट होता है। सिर्फ हमारा इंटरेस्ट नहीं देखते। लेकिन उसमें फ़ायदे की बात मैं समझता हूँ ये है कि हम बहुत मुश्किल में थे। शायद 2 महीने की हमारी पेमेंट शायद हो जाती, उसके बाद बैंकरप्टेसी वाली बात आ जाती। तो अब सऊदी ने भी मदद की बात की है, चीन से भी आ गया, तो वो प्रेशर पाकिस्तान से ज़रा हट गया, जो मजबूरी के आलम में आप IMF के सारे मुतालबात शायद मानते। अब आप इतने प्रेशर में नहीं है। IMF से अगर आपने कर्ज़ा लेना भी है तो वो सख्त कंडीशन नहीं होंगे जो पहले थे। अब ज़रा आप थोड़े से गोया जान में जान आई। तो यही काम होता है लीडरशिप का जब वो हुकूमतें चलाते हैं, खा वो पावर में हो या इमरान साहब की तरह नए आते हैं पावर में। वो लेफ़्ट राइट देखते हैं कि कहाँ से हमें मदद मिलती है हमारे मुल्क के बेहतर इंटरेस्ट के लिए, फिर उसको ले लेते हैं, उसको आगे चलाते हैं। लेकिन मैं ये अपने मुझसे पहले जिस साहब ने बात की उनके साथ इतना ज़रूर एग्री करता हूँ कि जो अभी महंगाई का जिन बोतल से निकल गया उसको PTI की हुकूमत कैसे वापस बोतल में डालेगी, ये बहुत बड़ा सख्त काम है, मुश्किल काम है। इसको जितना जल्दी कंट्रोल कर सके बेहतर इसलिए होगा कि PTI ने हुकूमत में आने से पहले लोगों की ख्वाहिशात या लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा दी थी कि लोग समझ रहे थे कि PTI की हुकूमत आएगी तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, आराम और सहूलत आएगा। लेकिन ये तो अब चीज़ें महंगी हो गई। अब कल परसों पेट्रोल कितना महंगा हो गया, उससे मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। तो इस तरफ मैं समझता हूँ इंटरनल जो मसाइल इनको सामने आ रहे हैं, जैसे भी आप बाद में शायद उस पर बात करना चाहेंगे, जो 3-4 दिन हमने धरने दे के तोड़ फोड़ देखा, इस तरह के वाक़यात खुदा न करे आइंदा हो, या ये महंगाई वाली बात जो चल रही है जिस पर कोई कंट्रोल है ही नहीं, जिसकी जो मर्जी उस तरह कीमत लगा ले, तो वो फोर्सेस ज़रा एक्टिवेट कर ले जो महंगाई के जिन को कंट्रोल कर सके, इसे ज़्यादा आगे नहीं।
बज़ाहिर एक कामयाब दौरा है वज़ीर आज़म साहब का। खान साहब ने जो है वो पावर्टी और करप्शन को कंट्रोल करने के लिए चीन के एक्सपीरियंस से मुस्तफ़ीद होने की ख्वाहिश का इजहार किया है। चीनी सदर के विजन और उनकी क़यादत की भी तारीफ़ की है उन्होंने गुज़िश्ता रोज़। सर, करप्शन के ख़िलाफ़ जो इक़दामात की मिसाल है, यकीनन चीन का जो है वो कोई सानी नहीं है उनमें। पाकिस्तान इन हालात में क्या स्टेप्स ले सकता है तमाम मसाइल का हल, चाहे स्लो हो लेकिन पैरेलल ज़रूर हो तमाम मसाइल का? दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि चीन के और हमारे निज़ाम में बड़ा फ़र्क है। चीन में एक पार्टी की हुकूमत है जिसका मजबूत वर्कर्स कैडर है और वो पिछले यानी 1949 में वो बरसरकदार रही, आज तक वही पार्टी हुकूमत कर रही है। उसके पास तजर्बा है, उसके पास पॉलिसियों का तसलसल है, उसके पास कारकुन जो डिवोटेड कारकुन हैं उनका एक कैडर मौजूद है और उनकी लीडरशिप के अंदर कोई उस तरह का इख्तलाफात नहीं है कि राइट के लेफ़्ट के लोग इकट्ठे हो गए हों, एक चूँ का मुरब्बा वो नहीं है। तो और फिर वहाँ जमहूरियत भी नहीं है, पार्टी ने जो फ़ैसला करना है वहाँ हुकूमत पार्टी के ताबे है, पार्टी जो है हुकूमत के ताबे नहीं है। तो ये वो इम्तियाज़ात हैं जो चीन को हासिल हैं। लेकिन जो चीज़ इमरान ख़ान को और चीन को करीब करती है वो ये है कि ये भी करप्शन का ख़ात्मा चाहते हैं और गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हैं। वहाँ भी ये ख्वाहिश रही है कि गुर्बत को ख़त्म करना है, लेकिन गुर्बत को ख़त्म करते हुए जब अमारत आती है या दौलत आती है तो करप्शन का रास्ता नहीं खोलना, करप्शन को साथ साथ कंट्रोल करना है। हमारे यहाँ जब भी दौलत आई है, खा वो अफ़गान जंग में आई हो, खा वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेस में आई हूँ, खा वो प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए दौलत आई हो, वो करप्शन का ज़रिया बन जाती है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो इमरान ख़ान का एजेंडा तो है कि गुर्बत को ख़त्म करना है, खुशहाली लानी है, तरक्की लानी है, लेकिन करप्शन भी नहीं होने देनी। लेकिन उसके लिए जो चीज़ें उनको करने की हैं फौरी तौर पर, ये पैकेज हमें सारे जो मिलते हैं ये फायर फाइटिंग है। इसका हमें फौरी तौर पर ये फ़ायदा होना है कि हुकूमत अपने पाँव पर खड़े होके और अवाम का पर मज़ीद बोझ डाले बग़ैर, बाहर से कड़ी शराइत कबूल किए बग़ैर स्पेस उसको मिले और उसके नतीजे में वो अपनी गवर्नेंस बेहतर करे। वो गवर्नेंस बेहतर करने में पैसा मददगार इस हद तक हो सकता है कि इनकी अपनी मनसूबा बंदी हो। अगर तो वो बेहतर मनसूबा बंदी कर लेते हैं, अगर तो वो इस टीम को एक मुतहर्रिक टीम में जो उनकी टीम है मुतहर्रिक टीम बना लेते हैं, अगर वो अपोजिशन के जो डाली हुई रुकावटें हैं उनको अबूर कर लेते हैं, तो ये पैकेज हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। यहाँ पर लग रहा है कि अपोजिशन उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इसी पर आरिफ भट्टी साहब, अभी 2 ममालिक से मुआहदे हुए हैं, कितना रिलीफ होगा IMF की शराइत पर, और हुकूमत ये इक़दामात जो है वो लॉन्ग टर्म फ़ायदे की तरफ जा रहे हैं, या जिस तरह से शाह साहब ने कहा कि फायर फाइटर है मौजूदा हालात को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आगे जो है वो मौजूदा हुकूमत अच्छे तरीके से प्लानिंग कर सके और मुल्क को अच्छे तरीके से चला सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमेरा, मैं दरअसल थोड़ा सा मुल्क इस हालात में आया क्यों, जी जी, इतना कर्जा हम पर चढ़ा क्यों? जब भी कोई दूसरा मुल्क कर्ज देता है ना, वो देखता है कि जिस मुल्क को कर्ज दे रहा है उसकी माली पोजीशन क्या है, वो किस तरह लुटा सकता है। तो जो मुल्क बार बार कर्ज लेने का आदी हो और अपने मुल्क में करप्शन का लिया हुआ जो कर्जा है करप्शन में चले जाए। अब ये मुल्क इस हालत में आया है, जब इलेक्शन हुए तो माजी की हुकूमत ने कहा कि उसको माशी तौर पर इतना दीमक ज़दा कर दो कि ये लड़खड़ा के गिर जाए, अपने पाँव पे खड़ा ना रहे, डिफॉल्टर की तरफ चला जाए। एक साजिश के तहत लाया गया। सही। अब इमरान खान साहब ने दौरा, आपको याद है कि पहले किया सऊदी अरब का, तो सऊदी अरब ने टालमटोल किया, फिर वहां एक मर्डर हो गया। जोग्राफी लिहाज से कोई अल्लाह का करम है इस मुल्क पर कि ऐसी सूरत हाल है। उसके बाद जब दोबारा इमरान खान साहब गए तो इस डूबती हुई कश्ती को सऊदी अरब ने अपने मफाद के लिए ऑक्सीजन दी। IMF ने क्या शर्तें रखनी है? पहले ही आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, गैस कर दिया, बिजली महंगी कर दिया। जब ये 3 चीजें महंगी होती हैं तो रोजमर्रा की हर चीज महंगी हो जाती है। और अमीर आदमी को कभी इस किस्म की महंगाई से फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट और मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जिस मुल्क में मुर्दों के नाम 8-8 अरब रुपया निकले,
और दूसरी तरफ 90% लोग एक वक्त की रोटी ना खाएं। आज अपोजिशन बड़ा कह रही है माशी दहशतगर्दी लुटा दिया और पहले हिसाब तो दो। चौहान साहब हमारे साथ ही हैं, उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। जो महंगाई की शिकायत आ रही है तमाम मेहमानों की तरफ से, चौहान साहब क्या कहेंगे, इसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सकेगा? क्योंकि कहते हैं, जिस तरह से हमारे मेहमान भी कह रहे हैं कि एक दफा ये जिन बोतल से बाहर आ जाए तो अंदर वापस जाना जो उसका वो बहुत मुश्किल होता है। देखो सुमेरा, बात यह है कि अभी जो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने बात की वो बड़ी ज़बरदस्त बात है। जी। आप देख रहे हैं कि छीमे नाई के जनाब अकाउंट में से जनाब अरबों रुपए निकल रहे हैं, मुदे कसाई की जनाब अकाउंट में से अरबों रुपए निकल रहे हैं, दिलबर हलवाई की जनाब अकाउंट में से जनाब अरबों रुपए निकल रहे हैं, किसी क्लर्क की जनाब अकाउंट में से, किसी नायब कासिद के अकाउंट में से। अब इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि हम उन पुरानी प्रैक्टिसेस को मत दोहराएं कि IMF से जाके हम उनकी चरणों पे बैठ जाएं और IMF फिर अपनी मर्जी के इंतहाई शदीद किस्म की कंडीशंस हमारे ऊपर लगाए, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी भी डिस्टर्ब हो, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी डिस्टर्ब हो, जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो जाए, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स वो भी डिस्टर्ब हो। तो उन्होंने कोशिश की कि जितने हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे हम जनाब किसी तरीके से कोई बेल आउट पैकेज लें। और उस बेल आउट पैकेज में और पुरानी हुकूमतों के बेल आउट पैकेज में क्या फर्क है? वो फर्क ये है जो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने आपके सामने रखा कि वो सारा पैसा जो है वो करप्शन की सूरत में हड़प हो जाता था, वो मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में, वो अकरबा परवरी की सूरत में, वो किकबैक्स की सूरत में, वो कमीशन की सूरत में खा पी के डकार लिया जाता था। लेकिन अब ये सारा पैसा जो हम लेके आ रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में हो, चाहे वो आपके कर्जों की सूरत में हो, चाहे इमदाद की सूरत में हो, उसको हम इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। यानी चौहान साहब, अगर इसको कंक्लूड हम करना चाहें तो अंदरूनी और बैरूनी इक़दामात करके इकोनॉमी को स्टेबल करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। मुझे ब्रेक की जानिब जाना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद तो बात करेंगे 3 रोज तक जारी रहने वाला मुल्कगीर एहतजाज जो है वो आखिर कामयाब मुज़ाकरात के बाद खत्म हो गया, मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं। हुकूमती और इदारों की आइंदा हिकमत अमली पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद साथ ही रहिएगा। ब्रेक बाद खुशामदीद नाज़रीन। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब 3 दिन मुल्की मामूलात एहतजाज का शिकार रहे। यकीनन बड़ी अच्छी बात है कि बिना किसी टकराव या तसादुम, अगर हम बात करें कि मुजाहिरीन और हुकूमत और इदारों के दरमियान बिना किसी तसादुम के ये मामला मुज़ाकरात से तय पा गया। इन केस फ्यूचर में ऐसे हालात होते हैं तो बिफोर द टाइम हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि जिन हालात का सामना इस बार करना पड़ा है आइंदा ना करना पड़े? देखिए, आइंदा के हवाले से हमारी जो पूरी सोसाइटी है, आपको पता है इसमें कितनी पोलराइजेशन है, यहाँ पे कितनी फिरका वारियत है, इसमें कितनी इंतहा पसंदी है। अब इन चीज़ों के हवाले से एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अब आप जो है शॉर्ट टर्म या इमीडिएट कोई प्रोसेस के जरिए से आप नहीं कह सकते कि इन चीज़ों को आप ओवरकम कर लेंगे या सॉर्ट आउट कर लेंगे या आइंदा के हवाले से इन चीज़ों के ऊपर आप जनाब काबू पा लेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा 22 करोड़ आवाम ने हुकूमत के साथ खड़े होके और अदारों के साथ खड़े होकर यह मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि जनाब इस 21वीं सदी के अंदर, इस सिविलाइज माशरे के अंदर, इस सिविलाइज एरा के अंदर, एज के अंदर हम किसी किस्म की जो है वो ऐसे गिरोह को इजाजत नहीं देंगे एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। अदारों के खिलाफ चौकों में चुनाव में खड़े होकर करें। ठीक है दामरा साहब, पीपल्स पार्टी का जेस्टर यकीनन हमें इस तमाम मामले में बहुत अच्छा नजर आया। इन तमाम हालात में मुल्की फ़ायदे की बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। क्या समझते हैं कि क्या हिकमत अमली अपनाना चाहिए हुकूमत वक्त को कि ऐसे हालात दरपेश ना हो, बचा जा सके इन तमाम तर हालात से? मौजूदा हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे? देखें जी, हुकूमत अपनी जगह मगर रियासत की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे 1 से हमारी जो सियासत रही है वो रियासत की मजबूती के हवाले से और खुद मुख्तियारी के हवाले से वेरी क्लियर रही। और आपने देखा कि इस कोर्ट के डिसीजन से जैसा भी चौहान साहब ने कहा कि एक ऐसा माहौल पैदा हो गया था कि शायद हम मादी में लाल मस्जिद के हालात की तरफ जा रहे थे या जो इससे पहले जो फैजाबाद धरने की तरफ जा रहे थे, इस तरह का एक खौफ था सोसाइटी के अंदर। मगर बावजूद उस बात के कि पहले लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे जिन्होंने कोर्ट के डिसीजन को
वेलकम किया। जहां तक बात ही कि नेगोशिएशन से यह मामला हल हुआ, देखिए 3 दिन तक नुकसान हुआ, 150 अरब रुपए से ज्यादा की मईशत का एक नुकसान हुआ, मजदूर बेरोजगार हुआ, गाड़ियां जली, ये सारी चीजें अपनी जगह पर हुई। ऐसा नहीं था कि एक पीसफुल धरने थे जिसको हमने खत्म कराने में हम कामयाब हुए, ये सारा लॉस हुआ। और वहां पर क्योंकि इशू ऐसा था कि हमारे जो फोर्सेस थे वो बड़ी एहतियात के साथ काम ले रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये मामला कहीं और डाइवर्शन हो जाए इनकी, तो नुकसान अपनी जगह जरूर हुआ। और वो कई बेचारे जो गाड़ियों से महरूम हुए, अपनी प्रॉपर्टियों से महरूम हुए, अपनी तमाम चीजों से, मगर जो हालात थे और जिस तरह खत्म हुए, तो हम अप्रिशिएट करते हैं जरूर कि पाकिस्तान के अंदर सोसाइटी में पोलराइजेशन कितना भी हो, मगर मेरे ख्याल में अब हम ग्रूम कर रहे हैं। और ये जो एक इशू था उसमें मेरा भी ये ख्याल था, हम भी ये सोच रहे थे कि शायद हालात हमारे हाथ से निकल जाएं, मगर कंट्रोल हुए, नुकसान के साथ हालात कंट्रोल और बड़े अच्छे तरीके से ये तमाम मामला तय पा गया। याद वजीर साहब, मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचा, जाहिर है तालीमी इदारे रास्ते बंद रहे, लेकिन बहरहाल तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए, मामलात बहाल भी हो गए। हुकूमत के रोल को आप यहाँ पर किस तरह से देखते हैं इन हालात में, और क्या पॉलिसी और क्या प्लानिंग होनी चाहिए आइंदा के लिए? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये मसला हल हो गया, टेम्परेरली थोड़ा सा रुक गया। अभी तो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि बात कहाँ जा रही है। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इस पे मैं समझता हूँ कि हुकूमत को पहले से अपना लाया अमल तय करना चाहिए था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये ख़ास अरसे से पड़ा था। और फिर आज का वो दिन उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि हम इस दिन ये फैसला सुनाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी थी कि फ़ैसला ऐसे ही आएगा। दूसरी बात, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो तकरीर थी उसमें थोड़ा सा तहम्मुल और बुर्दबारी वाला पहलू पे जोर देते, न कि इस बात पे कि अगर मैं कह दूं एक लफ्ज़ में कि उन्होंने कहा कि आप लोग ये न करें वरना हुकूमत के पास, इदारों के पास ताकत भी है, तो इस तरह बातों से लोग मुश्ताइल हो जाते हैं, लोगों को गुस्सा चढ़ जाता है। वो तकरीर मेरे ख्याल में उसकी ज़रूरत नहीं थी। हाँ, बातचीत करनी चाहिए थी, बिल्कुल बातचीत ही तरीका है। तो आइंदा के लिए मेरी दरख्वास्त है कि खुदा न खास्ता ऐसी बात हो तो अपोजिशन को बिल्कुल ना छोड़े, उसको इग्नोर ना करे। आप हुकूमत में हैं, हुकूमत में बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती है, बहुत तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करना पड़ता है, और उससे मामला आगे चलेगा, वरना एक तरफा फैसला तो हर एक साहब, आपने बड़ी अच्छी एक बात की है ऑपोजिशन को साथ लेकर चलने की। यही बात अगर मैं इरशाद साहब आपके पास लेके आऊं, अगर हम सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत की बात करें तो वो यकीनन जब एक पेज पर होते हैं तो यकीनन मुल्क में जो पैदा होने वाला इंतशार है उससे बचा जा सकता है, जो मौजूदा हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है। लेकिन एक बात अयाज साहब ने की है कि ऑपोजिशन को साथ लेकर चलने की। हमने देखा पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा जेस्टर दिया, जैसे कि मैंने पहले भी बात की, लेकिन नून लीग की तरफ से हमने उस दिन भी देखा, शीरी मजारी साहब यही कह रही थी कि हम वेट कर करके जा रहे हैं, जो उनकी तरफ से कोई भी नहीं आया है। जब ऑपोजिशन खुद ना आगे आए तो फिर मौजूदा हुकूमत जो होती है उसको क्या स्टेप्स लेना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन, खा वो पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या कोई और जमात हो, उनका बहुत ही ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल रहा है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो उसमें मीटिंग में आए या नहीं आए, लेकिन पहले एक दिन मुलाकात हो चुकी थी, सही। तो ओवरऑल उन्होंने जलती पर तेल नहीं डाला, बिल्कुल जी। तो मदद की है एक लिहाज से हुकूमत की, ये तो एक पहलू है। अब मसला ये है कि ये मामलात और ये मसाइल पैदा क्यों होते हैं और इनका हल क्या है, मुस्तकिल हल क्या है। पहली बात तो ये है कि जब तक आप मुआशरे के अंदर जो तयशुदा मसाइल हैं उनको छेड़ने की जो रिवायत हमारे यहाँ एक पैदा हो चुकी है, किसी वक्त वो नामूस रिसालत का मसला खड़ा हो जाता है, किसी वक्त कुछ, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। किसी को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए, खा वो मजहबी हो, खा वो सेकुलर हो, खा लिबरल हो, कि आईने पाकिस्तान में जो चीज़ें तय हो चुकी हैं उनको छेड़े। दूसरी बात यह है कि जब तक आपके यहाँ पसमानदगी है, बेरोज़गारी है, जहालत है, ये बहुत सारी चीज़ें भी असरअंदाज हो रही हैं मुआशरे पर और मसाइल पैदा कर रही हैं।
तीसरी जो अहम तरीन बात यह है वो जहन में रखनी चाहिए कि ये ख़त्म नबूवत का इशू हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का इशू हो, ये छोटे तबके का इशू नहीं है, ये पूरी कौम का इशू है, पूरी उम्मत का इशू है। इस पर आप बजाय इसके कि किसी को मुश्तैल करें या एक कोशिश करें, हमारे यहाँ हमने देखा, अब ये बात कहने वाली नहीं है लेकिन मुझे कहनी चाहिए कि एक तबका था यहाँ जो कोशिश कर रहा था कि इसके बहाने हम अगर मजहबी तबके को यानी खादिम हुसैन रिजवी की आड़ में या पीर अफजल कादरी की आड़ में अगर निशाना बना सकते हैं, निशान इबरत बना सकते हैं तो बना लिया जाए। और उकसाया जा रहा था हुकूमत को, इस रवैये की जो है बिल्कुल हौसला शिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत ने हुकूमत के उसने ये काम नहीं किया। अब भी चाहिए ये कि पीर अफजल कादरी साहब हूँ या खादिम हुसैन रिजवी साहब हूँ, वो अलल ऐलान अपने उन ऐलानात से रुजू करें, कहें कि हमने गलत किया था। ये उनका बड़ापन होगा और इससे मुआशरे के अंदर अमन सुकून पैदा होगा, क्योंकि ये कोई बात नहीं है कि सिर्फ एक माजरत के अल्फाज लिख दिए जाएं, उनको अपने उससे रुजू करना चाहिए। ठीक है भट्टी साहब, हुकूमत की अगर हम परफॉर्मेंस यहाँ पर देखें तो वो पहले दिन से ही मुज़ाकरात की कोशिश में रही, इदारों ने अपना रिक्वायर्ड जो रोल था वो भी प्ले किया। अगर यही मुआहदा इन रिटर्न पहले हो जाता, पहले रोज़ या दूसरे रोज़ भी, तो भी ये हालात ना होते जो पिछले 3 दिन में रहे। कमी कोताही कहाँ रही? देखिए फरा, आपके प्रोग्राम का नाम है राय अपनी अपनी, लेकिन बदकिस्मती है मेरे ख्याल में सहाफत को ज़ियाउल हक दौर की तरफ ले जाया जा रहा है। इसमें मैं पूरी राय अपनी नहीं दे सकूंगा। हकायक बड़े खौफनाक हैं, दर्दनाक हैं, तकलीफ देह हैं। मुझे समझ में नहीं आती ये एहतजाज किसके खिलाफ हो रहा था। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक रहमतुल आलमीन है कुल कायनात के लिए। दुनिया का कोई मुसलमान उनकी शान में गुस्ताखी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। एक केस चला, 2 अदालतों ने सजाएं दी, तीसरे दे दिया। उसके बाद हुकूमत और अपोजिशन ने दोनों अच्छा रोल अदा किया, मैं उन पर नहीं जाता, उन्होंने अच्छा बर्दबारी की। 4 दिन ये अवाम कुर्ब में मुब्तला रही। क्या ये एहतजाज उस अवाम के खिलाफ था जिसकी गाड़ियां जला दी गई? क्या ये उसके खिलाफ था जिनके सरकारी अमलाक जला दिए गए? क्या उस केले वाले के खिलाफ था जिसने जलाया? और उसके बाद एहतजाज में जो जुबान इस्तेमाल की गई, क्या मुतालबा वो मान लिया गया? यार ये क्या तरीका है? पुरअमन एहतजाज हर अवाम का हक है। एहतजाज के नाम पर मेरे नबी पाक के नाम पर सर यहाँ पर अब बात ये है कि ठीक है भट्टी साहब, जो हुआ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बात अहम ये है कि चलिए ये मामला 3 दिन बाद भी तय पाए तो हो गए, अब आगे क्या पॉलिसी होनी चाहिए, आगे के स्टेप्स लेने चाहिए हुकूमत को ताकि इस तरह के हालात दोबारा? यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, पहले भी इसको गलत टैकल किया गया। मैं मोहतरम ये खादिम रिजवी साहब की ट्वीट पढ़ा था, पोस्टपोन किया है, खत्म नहीं किया अभी हमने, जब फैसला आएगा तो देगा। यार इस तरह ना चलाए खुदारा। मुल्क उस वक्त चलता है जब आइन और कानून के मुताबिक चले। मुझे कोई फैसला पसंद नहीं है तो उसका तरीका के रिव्यू में चले जाऊं, लेकिन दहशत, मेरे नबी का पैगाम इस तरह मेरी समझ से बाहर है। हुकूमत जाने, अपोजिशन जाने, लेकिन सारे लोग खादिम रिजवी की हिस्ट्री जरूर देखिएगा। खादिम रिजवी इतना मजबूत क्यों हुआ? समीउल हक की शहादत की बात करेंगे। फयाज हसन चौहान साहब, यकीनन जितना अफसोस किया जाए कम है, एक बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए भी। इमरान खान साहब ने भी उनकी खदमात को सराहा पिछले अतवार की, अगर हम बात करें जो मुल्की मामलात में उनकी खदमात थी। चौहान साहब खुद वो अमन के दाई थे, लेकिन उनकी मौत इस तरह से वाकई हुई, क्या कहेंगे इस तमाम मामले में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम का जना नुकसान है। वो एक जय्यद आलम दीन भी थे, मोतदल आलम दीन थे और अमन के दाई थे। और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली पिछले 20 सालों में जो पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान लाने के हवाले से अदारों की और हुकूमतों की जो जना स्ट्रगल थी, उसके अंदर वो बराबर के शरीक थे। तो एक सियासतदान की हैसियत से भी और एक आलम दीन की हैसियत से भी मैं समझता हूँ उनका एक नाम, मकाम, इज्जत, वकार, डिग्निटी, रुतबा सब कुछ था और इससे किसी को इनकार नहीं। और ये एक नुकसान हुआ है पूरी कौम का।
जहां तक बात है कि वो इवेंट इटसेल्फ क्या था, तो मैं ये समझता हूँ बहुत सी चीजें मीडिया के अंदर आ चुकी हैं। उनमें कुछ उनकी पर्सनल लाइफ के इश्यूज भी हैं, कुछ फैमिली के इश्यूज भी हैं। अब ये सारी चीजें जो वक्त गुजरेगा चीजें जो साथ साथ क्लियर होती जाएंगी, लेकिन बहरहाल ये एक नुकसान है। ठीक है। आजिज धामरा साहब, मौलाना साहब सेनेटर भी रहे, MMA के बानी रुकन भी थे, पोलियो के बारे में एक बड़ा मशहूर फतवा भी उन्होंने जारी किया। क्या देखते हैं, कैसे सियासतदान थे, उनकी खिदमत को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बुनियादी तौर पर ये एक दहशतगर्दी का एक वाकया है, और दहशतगर्दी एक तो बम ब्लास्टिंग से होती है, गोली से होती है, फायर से होती है, और ये भी किसी से कम नहीं थी कि आप इतने बुजुर्ग शख्स को इतनी बेदर्दी से मारें। बहरहाल दहशतगर्दी के खिलाफ पीपल्स पार्टी का शुरू से स्टांस है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और उसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि इस दहशतगर्दी के खुद हम विक्टिम रहे हैं। ठीक है। अयाज वजीर साहब, मौलाना साहब ने एक मौके पर कहा कि उनको सिर्फ 1 साल दें, वो सारे अफगानिस्तान को खुशहाल बना देंगे। अफगानिस्तान में अमन से मुताल्लिक उनकी खिदमत, उनका रोल कैसा था, और आने वाले दिनों में उन्हीं के तवस्सुस से कोई पेशरफ्त मुमकिन हो सकती थी? देखिए, उनकी खिदमत तो बहुत है, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही आला पाए के सियासतदान और आलिम थे। उनकी वो साइड ज़िंदगी का अलग है, लेकिन अफ़गानिस्तान के बारे में उन्होंने, मुझे नहीं याद कि कभी भी हुकूमत की पॉलिसी की मुखालफत की हो या ऐसा कदम उठाया हो कि हुकूमत की अफ़गान पॉलिसी के बारे में उसको एतराज़ हो। वो हमेशा सपोर्ट करते थे। वो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान या क्या फोरम था उसमें पेश होते थे। तो बाकी उसके मदरसे का सबको पता है कि ज़्यादातर तालिबान उसी के कोड़ा खटक मदरसे के से तालीम करके निकले हैं। वो लिहाज तो बहुत करते हैं, इसमें शक नहीं है, क्योंकि उनका मदरसा था वहाँ पे। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर सिर्फ तालिबान भी नहीं है, अफ़गान हुकूमत भी है। अफ़गान हुकूमत के रिज़र्वेशन या वो लोग जो तालिबान के साथ नहीं है, उनकी रिज़र्वेशन खासी मुख्तलिफ थी। लेकिन इसके बावजूद भी अफ़गान हुकूमत अभी रिसेंटली उनके पास आई थी। अफ़गान सफ़ीर यहाँ पे जो है वो कई मरतबा गए थे, उनके साथ मिलते थे। फिर अफ़गान डेलीगेशन शायद उनके पास आई थी और उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप ये अमन कराने में, तालिबान के साथ सुलह कराने में आप हमारी मदद करें या आप अपना रोल प्ले कर लें। तो ये ज़ाहिर बात है एक उसका मकाम था, लेकिन जिस बेदर्दी से उसको शहीद किया, ये बहुत ही अफसोसनाक है कि ऐसे गुंजान आबाद इलाके में इस तरह कत्ल होता है और फिर वो कातिल फ्री निकल जाता है। ये मैं अभी वाली हुकूमत पे एतराज़ नहीं करता। हमेशा हमारी हुकूमतों का अफसोस इसी बात पे होता है कि दिन दहाड़े कत्ल हो जाता है, फिर कातिल गायब हो जाता है, पकड़ा नहीं जाता। ऐसे कवानीन बनाने चाहिए कि कोई भी इस तरह काम करे वो आईनी शिकंजे से बच न सके। बिल्कुल सही, यही बात है। शाह साहब, आपसे भी पूछना चाहूँगी, पहले भी इस तरह के बड़े वाक़यात हो चुके हैं, बड़ी शख्सियात को इस तरह ये कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन वो तहक़ीक़ात जो है वो आज तक पाया तक नहीं पहुँच सकी हैं। कमी कोताही कहाँ रह जाती है? पहली बात तो यह है कि मौलाना समीउल हक से मेरा ज़ाती भी न्याज़मंदी थी, बहुत मेहरबान तबीयत के मालिक थे, और उनकी जो खूबी थी वो ये थी कि वो मोतदिल मिजाज थे। अपने मसलक पर रहते हुए वो मिली यकजहती कौंसल हो, MMA हो, दिफा पाकिस्तान, तमाम मसाले के साथ मिल के वो काम किया करते थे। और जिस तरह अयाज वज़ीर साहब ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी उसको वो उससे इख्तलाफ नहीं करते थे, या वो एक जो हमारे यहाँ रवैया है कि हर सूरत में हुकूमत जो भी पॉलिसी बनाए मुल्की मफाद में उसकी मुखालफत करें, वो नहीं करते थे। सही। बाकी एक अफसोसनाक बात यह भी है कि एक इतना हाई प्रोफाइल शख्स जो है उसको किसी किस्म की हुकूमती इदारों की तरफ से सिक्योरिटी नहीं थी। अगर आप गार्ड ना भी दें तो और बात है, लेकिन कम से कम एक सर्विलेंस तो होनी चाहिए। वो जहाँ मौजूद है उसको ख़तरात हो सकते हैं। सही। और हमने देखा है छोटे छोटे लोगों को आपने सिक्योरिटी दी हुए, तो ऐसे शख्स को ज़रूर मिलनी चाहिए थी। सही। और अब जबकि वो वफ़ात पा गए हैं तो मुझे यकीन माने कोई आदमी, मौलाना नूरानी चले गए, इससे पहले लोग चले गए जो इस तरह की इत्ताल पसंद थे और मुख्तलिफ मसाले को लेकर चलते थे। अब मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कोई आदमी उलमा में से। अब तो ज़्यादातर लोग वो हैं जो
एतदाल की बजाय, तवाज़ुन की बजाय बात इंतहा पसंदी की करते हैं और लोगों को ग्रोह दर ग्रोह तकसीम करते हैं। इस लिहाज से मैं समझता हूँ ये बड़ा कौमी नुकसान है। ठीक है, भट्टी साहब पाकिस्तान में गैर मुल्की तसल्लुत के ख़िलाफ़ थे। वो एक मौके पर उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी कहा कि हिम्मत करें और बैरूनी दबाव में ना आए तो तमाम मसाइल हल होंगे। जरदारी साहब से भी उन्हें यही उम्मीदें वाबस्ता थी कि ऐसे तसल्लुत का खात्मा करेंगे, लेकिन वो मायूस हुए। क्या कहेंगे उनकी मुल्की अमन में, सियासत में और इल्मी किरदार के बारे में? देखें, समीउल हक साहब जैद आलम दीन थे, तालिबान से उनके बड़े करीबी मरासम थे, उनके मदरसों से पढ़े थे, इवन के मुल्ला उमर उनको बहुत ज़्यादा एहतराम की नज़र से देखते थे, तो बड़ा ब्रिज का रोल अदा कर रहे थे। उनका जान बाहक होना एक नुकसानदेह बात है, बड़ी तकलीफ दे बात में इसमें इंटरनेशनल कंस्पिरेसी भी हो सकती है, कोई दूसरे मुल्कों भी। लेकिन मैं आसिया वाले केस पे आना चाहता हूँ। क्या कल को फिर जब सुप्रीम कोर्ट में केस लगेगा, अगर वही जज साहबान सजा उसकी बरी कर देते हैं तो फिर मुल्क चौक होगा। जब तक उन हकायक को मंजरे आम पर नहीं आप लाएंगे तो वाक़यात होते रहेंगे। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे। हम सच नहीं बोल सकते, राय अपनी अपनी नहीं, कभी कभार ताकतवर हल्के अपनी राय मुसल्लत करते हैं सहाफ़ियों पर, और मैं इस पे पूरा सच नहीं बोलूँगा, सॉरी। ठीक है, अच्छा चौहान साहब, अगर हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आएँ तो मौलाना साहब का जो ये कत्ल हुआ है, इस पर हुकूमत क्या कर रही है, कितना ताउन कर रही है और क्या कर रही है, क्या इक़दामात कर रही है कि उनके जो कातिल हैं उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जा सके? क्योंकि यहाँ पर यही बात हो रही थी, अयाज साहब यही बात कर रहे थे कि इस तरह के जो भी वाक़यात पेश आते हैं वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचती उनकी तहक़ीक़ात। चूँकि आप चौहान साहब हुकूमत पंजाब के वज़ीर इत्तलात हैं, तर्जुमान हैं, जो कुछ हो चुका है जितना आप बता सकते हैं वो भी बताने की कोशिश करें कि अभी तक गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कोई मिला है सुराग इसी किस्म का? देखें, बात यह है कि एक तो ताज़ा तरीन ये जनाब इतला है आपके लिए, जो आप टीवी चैनल के ज़रिए से भी देख चुके हैं, कि ये इंसदाद दहशतगर्दी का जो टीम है, पुलिस की स्पेशल टीम है, उसके हवाले इस केस को कर दिया गया। ये आम पुलिस जो है वो इसको डील नहीं कर रही। आम जो जना ऑपरेशन का इनका शोबा होता है पुलिस का, वो इन्वेस्टिगेशन का, उसके हवाले नहीं है। ये दहशतगर्दी का जो स्पेशल एक फोर्स बनाई हुई है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से, उनके हवाले किया गया है ये केस। और दूसरी ये है कि मैं समझता हूँ कि अभी तक बहुत सारी चीज़ें जो इंकशाफ हुई हैं ये भी बड़ी अप्रिशिएबल हैं कि हमने इसको ये निकाला कि किस तरीके से वो लोग जो आए वो पहले भी यहाँ पे आते रहे हैं। कुछ फैमिली के हवाले से भी उनके जो मामलात जो है वो आपको पता चले होंगे टीवी चैनल के ज़रिए से भी। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी। और KPK के अंदर भी जब हमने 5 साल हुकूमत की थी तो मैं ये समझता हूँ कि जितने बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर हमारे को 5-6 ऐसे आए थे, जिसमें वो एक शीमेल का जनक मर्डर का वाक़या था, एक मानसरा का जो बच्ची के साथ ज्यादती का एक वाक़या था, और इस तरह के और बहुत से वाक़यात थे जिसमें तकरीबन 100% हमने रिजल्ट दिया था बाकी सूबों की निस्बत। 100% रिजल्ट। चौहान साहब, ये जो दो लोगों तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह मौलाना समीउल हक साहब के इस केस के अंदर भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि सिर्फ बयानबाजी ना हो बल्कि अमली तौर पे कोई रिजल्ट दिया जाए और जो मुल्ज़िम और मुजरिम है उनकी गर्दनों तक जो है वो कानून का शिकंजा जो है वो पहुंचे। चौहान साहब, ये जो 2 अफराद की आमद का हवाले से चैनल्स पे चल रहा है, जाहिर बात है कि कोई न कोई ज़राए होंगे, उनके दोनों साहबजादे इसकी तरदीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कोई मिलने के लिए नहीं आया, कोई आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। अब दूसरी तरफ उनका जो मुलाजिम है उसकी भी ये सारी चीज़ें कल चलती रहीं कि हमें इस चीज़ का एतमाद था कि ये लोग पहले भी आते रहे हैं, तो इस वजह से हम 10 मिनट के लिए जना कोई घर से बाहर चले गए किसी काम के हवाले से। अब ये सारी चीज़ें आज तो उनकी जना तजहीज़ व तकफीन कंप्लीट हुई है, इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह इनकी पेशरफ्त हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी, आज़ वज़ीर साहब, आजिज़ धामरा साहब, फ़याज़ हसन चौहान साहब, इरशाद अहमद आरिफ साहब, सबका बहुत शुक्रिया। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।